हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको वेंडिगो को देखे जाने की कुछ घटनाएं बताने वाला हूं, जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है, तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई अजीब सी घटना घटी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। मेरा नाम क्रिस्टीलिया है। वेंडिगो को देखे जाने की ये घटना मुझको मेरे दादाजी ने बताई थी। तब मैं काफ़ी छोटी थी। हालांकि मैं अपनी पढ़ाई के लिए शहरी राज्य में शिफ्ट हो गई हूँ। हमारा घर जहाँ पर था वो थोड़ा कस्बे वाला इलाका था। दादाजी ने जब मुझे ये घटना बताई थी तब मैं काफ़ी छोटी थी। उनके साथ ये घटना 1970 के करीब घटी थी, जो कि अब मैं आपको बताऊंगी। दादाजी ने मुझे बताया था 1970 में वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार पे जाया करते थे। उस वक्त हमारे कस्बे के पास जंगली जानवरों को बहुत ही ज़्यादा खौफ था। जानवर अक्सर जंगल से बाहर निकल आया करते थे और किसी भी जानवर को या बच्चे को उठा के ले जाया करते थे। ऐसी घटनाएं और वारदात वहां पर हुआ करते थे। पुलिस वालों को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कंप्लेन किया गया था, लेकिन उनके हाथ में कोई भी नहीं आ रहा था। फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट से यह पता चला कि वहां पर कोई जंगली भालू था, जो कि अक्सर जंगल से बाहर आ जाया करता था और वहां पर रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाया करता था। हालांकि उस भालू को किसी ने भी देखा नहीं था, बस अनुमान लगाया गया था कि वो कोई जंगली भालू है। काफी कंप्लेन करने के बाद भी जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से इस दुविधा का हल नहीं निकला, तो मेरे दादाजी और उनके दोस्तों ने यह प्लान बनाया कि वो जंगल में जाके खुद ही उस भालू को मारेंगे, वरना वो कस्बे वालों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। मेरे दादाजी का नाम आथर था और उनके दो दोस्त जिनके साथ वो शिकार पे जाया करते थे, एक का नाम जॉर्ज और दूसरे का नाम हैरी था। दादाजी उन्हीं दोनों लोगों के साथ अक्सर शिकार पे जाया करते थे और वो लोग अक्सर शिकार कर भी लिया करते थे, क्योंकि उन तीनों लोगों की आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बनती थी। उन्होंने फिर जाने का प्लान बनाया। अगले दिन वो तीनों लोग जंगल के उस हिस्से में जाने के लिए तैयार हो गए जहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को उस जानवर के फुटप्रिंट्स मिले थे। जाने से पहले उनको ये नहीं पता था कि उनका सामना किसी अजीब चीज से होने वाला है। उन लोगों ने यही अनुमान लगाया था कि अंदर जब वो जाएंगे तो उन्हें एक जंगली भालू मिलेगा जिसको वो मार देंगे। लेकिन उन लोगों का ये सोचना एकदम गलत था। उस वक्त दिसंबर का महीना था। आमतौर पे कनाडा में ठंडी होती है, लेकिन उस वक्त और ज़्यादा थी। हल्की फुल्की बर्फबारी भी हो रही थी, जिसको उन तीनों लोगों ने एकदम नज़रअंदाज किया। सुबह का वक्त था। वो लोग जंगल के अंदर ही जा रहे थे। दादाजी ने बताया था कि जब वो लोग जंगल के अंदर गए तो जंगल शुरुआत में बहुत ही अजीब दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि लोग वहां पर आते जाते रहते हैं। लेकिन जब वो लोग उस एरिया पे पहुंचे जहां पर उन्हें उस भालू के फुटप्रिंट्स मिले थे, तो वहां का एरिया काफी ज्यादा अलग था। वो पूरा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर से सूरज की हल्की फुल्की रोशनी ही अंदर आ रही थी, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था। अंधेरे की वजह से उनको ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। जॉर्ज ने दादाजी से बोला कि तुम लोग आराम से देखते हुए चलना, वो जानवर कहीं भी हो सकता है। दादाजी के दोस्त हैरी को जंगल के कुछ हिस्सों के बारे में बहुत अच्छे से पता था, इसलिए हैरी आगे आगे चल रहा था। दादाजी और उनके दोस्त जॉर्ज हैरी के पीछे चल रहे थे। हैरी उन पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था, और तभी उन्होंने देखा कि वो पैरों के निशान 3 अलग अलग डायरेक्शन में गए हैं। ये देख के तीनों लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि वो जानवर बार बार एक ही जगह से आके अलग अलग रास्ते पे गया हुआ था। उन लोगों ने सोचा कि वो लोग तीनों अलग अलग रास्ते पे बढ़ जाएंगे, लेकिन उस जंगल के बारे में किसी को कुछ ज्यादा पता नहीं था। एक हैरी ही था जिसको थोड़ा बहुत रास्ता पता था। उन लोगों ने अलग अलग ना जाने का डिसीजन लिया, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि वो जानवर कितना खतरनाक होगा, और जरूरत के वक्त वो लोग एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक ही तरफ जाने का फैसला किया, जिस तरफ उन लोगों को ज्यादा अनुमान था कि वो जानवर उसी तरफ ही गया होगा।
हैरी आगे आगे उस भालू के फुटप्रिंट का पीछा करते हुए चल रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन लोगों ने देखा कि एक बड़े से पेड़ के पास उस भालू के फुटप्रिंट्स खत्म हो गए हैं और जहां पर वो फुटप्रिंट्स खत्म हुए थे वहां पर ढेर सारा खून पड़ा हुआ था। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन उनको और कोई फुटप्रिंट्स कहीं भी नहीं दिखे। वहीं पर ही पेड़ के पास जाके वो खत्म हो गए थे और उसकी एक एक बूंदें ऊपर पेड़ से नीचे गिर रही थीं। तभी हैरी ने ऊपर की तरफ देखा और वो देख के हैरान हो गया। उसने देखा कि जिस भालू का वो लोग पीछा कर रहे हैं उसी भालू का आधा कटा हुआ शरीर पेड़ के ऊपर उल्टा लटका हुआ है। ये देख के वो लोग एकदम हैरान हो गए और काफी ज्यादा डर गए थे। उस भालू के कटे हुए शरीर को देख के उनको इस बात का पता चल गया था कि किसी जानवर ने ही उसको मारा होगा और उतना ऊंचा पेड़ के ऊपर लटका दिया होगा। उस भालू का आधा कटा हुआ शरीर भी काफी ज्यादा भारी था, जो किसी इंसान के बस का तो नहीं है, जिससे उन्होंने ये अनुमान तो लगा दिया था कि हो ना हो इस जंगल में उस भालू से ज्यादा ताकतवर कोई जानवर है और वो उस भालू से ज्यादा खतरनाक है। इस बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था कि वो जानवर आखिर है कौन, वो क्या कर सकता है। वो लोग बस उस जानवर का पीछा ही कर रहे थे, लेकिन अब उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो लोग किधर जाएं। हैरी काफी डरा हुआ था। हैरी ने दादाजी और जॉर्ज से बोला कि हमें यहां से वापस चलना चाहिए। हमें कुछ भी नहीं पता कि आखिर वो जानवर है कौन और कितना बड़ा है। दादाजी ने भी हैरी से बोला ठीक है हम चलते हैं, लेकिन जॉर्ज जाने के लिए तैयार नहीं था। जॉर्ज ने बोला कि ये जानवर जो भी है हम आज इसे खत्म करके ही वापस लौटेंगे। मेरे दादाजी और हैरी ने उनको भी मना किया और बोला कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। जॉर्ज जाने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी जॉर्ज ने हैरी और मेरे दादाजी से बोला कि वो दोनों यहीं पेड़ के पास ही रुके और वो जंगल में थोड़ी और छानबीन करके वापस आ जाएंगे। जॉर्ज को दोनों लोग मना कर रहे थे, लेकिन वो उनकी बात मान ही नहीं रहा था। उसने बोला कि वो बस कुछ ही देर में लौटकर वापस आ जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। वो दोनों फिर वहीं पर रुके और जॉर्ज जंगल के कुछ अंदर चला गया। जॉर्ज ने अपने पास एक सीटी रखी हुई थी जिसे वो हर 5-10 सेकंड में बजा रहा था, जिससे दादाजी और हैरी यही समझ रहे थे कि जॉर्ज एकदम ठीक है। वो कुछ जंगल के अंदर तक गया और लगातार सीटियां बजा रहा था। उसको जंगल के अंदर गए 5 मिनट से ज्यादा हो चुके थे और तभी 5 मिनट बाद जॉर्ज के सीटी बजाने की आवाज आना बंद हो गई। वो लोग एकदम हैरान हो गए कि आखिर वो आवाज आई क्यों नहीं। हैरी ने दादाजी से बोला कि हमें चल के देखना चाहिए। दादाजी ने कहा ठीक है। वो जॉर्ज को आवाज भी दे रहे थे, लेकिन जॉर्ज का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। उसके बाद वो लोग उसी तरफ गए जिस तरफ जॉर्ज अकेले गया था। वो लोग धीरे धीरे अपने कदम उसी तरफ बढ़ा रहे थे जिस तरफ जॉर्ज गया हुआ था और तभी अचानक से उन दोनों को गोली चलने की आवाज आई। गोली की आवाज सुनते ही दादाजी और हैरी उसकी तरफ भागे। उन्होंने देखा कि जॉर्ज वहीं पर खड़ा हुआ है और काफी ज्यादा डरा हुआ था। जॉर्ज पेड़ की तरफ बंदूक ताने खड़ा हुआ था और दादाजी और हैरी उससे लगातार पूछ रहे थे कि आखिर उसे क्या हुआ, उसने गोली चलाई क्यों। जॉर्ज एकदम खामोश था। उसने बताया कि जब वो यहां अंदर की तरफ आया तो उसको अजीब सी आवाज आने लगी और वो आवाज दादाजी और हैरी की थी। जॉर्ज ने उन दोनों को बताया कि वो आवाज सुनने में दादाजी और हैरी की तरह लग रही थी, लेकिन वो आवाज काफी अलग थी। तभी दादाजी और हैरी उन दोनों लोगों ने भी उस पेड़ की तरफ बंदूक तान ली और धीरे धीरे पेड़ की तरफ जाने लगे। जब उन लोगों ने अपने कदम पेड़ की तरफ बढ़ाए तो वहां पर अचानक से ठंड थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो अचानक से ठंड बढ़ गई। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बंदूक को नीचे नहीं किया। एक एक कदम पेड़ की तरफ बढ़ाते वक्त वो काफी ज्यादा कांप रहे थे और तभी अचानक से उन्होंने पेड़ के पीछे एक आवाज सुनी। वो आवाज किसी के चिल्लाने की थी और वो एक अजीब सा जानवर था। हैरी ने उस जानवर को देखते ही डरते हुए एक गोली चला दी और गोली चलाते ही वो जानवर जोर से चिल्लाने लगा। पहले वो जमीन पर बैठा हुआ था, लेकिन फिर उसकी हाइट काफी ज्यादा बढ़ गई। जब वो ऊपर उठा उसकी हाइट करीबन 9 से 10 फीट की थी और उसकी आंखें चमक रही थी। दादाजी ने बताया था कि उसकी आंखें लाल रंग की थी और वो धीरे धीरे हैरी की तरफ बढ़ रहा था। उसके पंजे काफी ज्यादा नुकीले थे और उन पंजों में भालू का वही आधा शरीर फंसा हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके पंजों में भालू का जो शरीर फंसा हुआ था
उससे खून टपक टपक के जमीन पर गिर रहा था और पूरी सफेद बर्फ लाल हो रही थी। जैसे वो हैरी की तरफ आगे बढ़ा, दादाजी ने भी उसकी तरफ गोली चलाई और दादाजी के गोली चलाते ही जॉर्ज ने दोबारा उस क्रीचर की तरफ गोली चलाई, जिससे उसने उस भालू के कटे हुए शरीर को वहीं जमीन पर फेंक दिया और जंगल के अंदर भाग गया। यह अजीब सा दृश्य काफी ज्यादा भयानक था और यह पूरा वाकया 1 मिनट में ही खत्म हो गया। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने जो अभी देखा वो सच है या उनका वहम। वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे। उनके मुंह से किसी भी तरीके का शब्द नहीं निकल रहा था। उनका शरीर बुरी तरीके से जम चुका था। वो लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर की वजह से उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने फिर वहां से जाने का फैसला किया और वो लोग धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे थे जिस तरफ से वो लोग आए थे। तभी हैरी ने भालू के उस कटे हुए आधे शरीर को पेड़ से उतारा और उसको लेके वो जंगल के बाहर चला गया और लोगों को ये बताने की कोशिश की कि उन्होंने उस जानवर को मार दिया है, ताकि लोग ज्यादा घबराए ना। उन्होंने इस क्रीचर के बारे में किसी को भी नहीं बताया, वरना पूरे कस्बे में काफी हड़कंप फैल जाती। इसके बारे में उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर को भी बताया और वहां पर जितने भी लोग थे जो लोग उस फॉरेस्ट की रखवाली करते थे उनको भी बताया। उन्होंने सारे फॉरेस्ट रेंजर को इस बारे में बता दिया। कुछ लोगों ने यह भी बोला कि उनको वो क्रीचर दिखा है और कुछ लोगों ने उनकी बात पर विश्वास भी नहीं किया, लेकिन ये बात एकदम सच थी, क्योंकि मेरे दादाजी कभी झूठ नहीं बोलते थे और उनके दोस्तों की किस्मत उस दिन काफी ज्यादा अच्छी थी कि वो तीनों लोग बच गए। उस दिन के बाद से उन्होंने उस क्रीचर को नहीं देखा और ना ही वो लोग कभी जंगल के उस हिस्से में शिकार के लिए गए। तो ये थी वेंडिगो को देखे जाने की पहली घटना। अब मैं आपको वेंडिगो को देखे जाने की एक दूसरी घटना बताने वाला हूं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर या कह सकते एक फॉरेस्ट ऑफिसर रूडी के साथ घटी थी। तो अब आगे की घटना मैं आपको रूडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रूडी है। मैं कैनेडियन फॉरेस्ट में एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। यह घटना जो मेरे साथ घटी थी ये काफी ज्यादा पुरानी है। यह घटना मेरे साथ 1970 में घटी थी। इस घटना के बाद मुझे मेरी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पूरी घटना क्या है वो मैं अब आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। यह घटना सुनने में आपको सच्ची नहीं लगेगी, क्योंकि जब उस वक्त मैंने इस घटना के बारे में बहुत लोगों को बताया था तो किसी को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और इसी वजह से मेरी नौकरी भी चली गई। मैं कैनेडियन फॉरेस्ट के जिस हिस्से में पेट्रोलिंग करता था वो काफी शांत हिस्सा था। वहां से अक्सर लोग आया जाया करते थे। मैंने जब वहां पर ज्वाइनिंग ली तो मैं करीबन 2 साल तक उसी एरिया में पेट्रोलिंग करता था और सब कुछ सही था। उस वक्त मेरे साथ मेरा एक पार्टनर भी था जिसका नाम था जॉन। जब उस एरिया में मैंने काफी दिनों तक पेट्रोलिंग की, उसके बाद मेरा ट्रांसफर कैनेडियन फॉरेस्ट के दूसरे एरिया में हो गया। वहां पर मेरा एक दूसरा पार्टनर हुआ, उसका नाम रॉबिन था। रॉबिन का भी ट्रांसफर जल्दी ही वहां पर हुआ था, लेकिन मेरे ट्रांसफर होने से 6 महीने पहले ही वो वहां पर आया था। तो वो उस एरिया के बारे में जानता तो था, लेकिन ज्यादा अच्छे से नहीं। हाँ, लेकिन वो उस एरिया के बारे में मुझसे ज्यादा अच्छे से जानता था। उसने करीबन 6 महीने तक वहां पर घूम घूम के हर एक एरिया के बारे में पता भी किया था। दरअसल वो एरिया काफी ज्यादा अजीब था। अक्सर शहर में हुई चोरियां उसी एरिया से होती थी। शहर में चोरी करने के बाद जितने भी चोर या डाकू लुटेरे होते थे वो उसी एरिया से जाते थे। ऐसे कई अजीब सी चोरी करने वाले गैंग और मर्डर करने वाले गैंग्स भी उसी रास्ते से आया जाया करते थे। हमें इस बात की सूचना मिली थी और हम अक्सर वहां पर कई लोगों को पकड़ते भी थे और पुलिस के हवाले कर देते थे। हमें हमारी सेफ्टी के लिए 2-2 बंदूकें दी गई थी, क्योंकि उस एरिया में अक्सर चोर डकैतों के पास काफी ज्यादा खतरनाक हथियार हुआ करते थे। हमारी सेफ्टी के लिए हमें ओपन फायरिंग की परमिशन भी दी गई थी। मेरा वहां पर ट्रांसफर हुए करीब 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे। मैं रॉबिन को बहुत अच्छे से जान चुका था और हमारी आपस में पटती भी थी। रॉबिन मुझसे उम्र में काफी कम था, लेकिन उसके बात करने के तरीके से हमेशा यही लगता था कि वो मुझसे काफी ज्यादा बड़ा है। हम ऐसे ही रात में अपनी पेट्रोलिंग कर रहे थे और तभी हमें रास्ते में 2 आदमी जाते हुए दिखे। उनके पास बड़े बड़े बैग्स थे। हमने उन्हें तुरंत रोकने की कोशिश की और वो रुके नहीं। हमने तभी उनकी तरफ भागना चालू किया और उनको वार्निंग दी कि तुम रुक जाओ वरना हम तुम पे गोली चला देंगे। हमारी वार्निंग देते ही वो दोनों आदमी रुक गए। उनके पास 2 बैग थे। हमने उनकी तलाशी ली। उनके बैग में कुछ कपड़े और ढेर सारे पैसे थे। रॉबिन उनकी तरफ बंदूक तान के खड़ा हुआ था और मैं उनकी तलाशी ले रहा था।
उस वक्त फॉरेस्ट में काफी ज्यादा अंधेरा था और हमारे पास सिर्फ टॉर्च थी। हमने अंधेरे में उन दोनों आदमियों को चुपचाप जाते हुए देख लिया था। हमने तभी उन्हें साइड में रोका और उनका सारा सामान ले लिया। हालांकि उनके सामान में कोई भी हथियार नहीं थे, लेकिन उनके पास कपड़े और पैसे काफी ज्यादा थे। हमने उनसे पूछा कि वो लोग इस वक्त रात में कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने हमारे सवाल का काफी घुमा के जवाब दिया, जिससे हम दोनों को ये पता चल गया था कि वो दोनों हमसे झूठ बोल रहे हैं। हमने उन दोनों को पकड़ लिया और उनके सामान को जब्त भी कर लिया। हम उन दोनों को पकड़ के अपने बेस की तरफ ले जा रहे थे। मैंने एक आदमी को पकड़ा हुआ था और रॉबिन ने दूसरे आदमी को। उन दोनों के बैग्स हमारे पीठ पर थे और हमने उन दोनों के ऊपर अपनी बंदूक तान रखी थी और हम लोग धीरे धीरे अपने बेस की तरफ जा रहे थे। रॉबिन ने जिस आदमी के ऊपर बंदूक ताना हुआ था वो चुपचाप आगे चल रहा था और जिस आदमी के ऊपर मैंने बंदूक ताना हुआ था उसने एक अजीब सी हरकत की। उसने मुझे ढकेल के भागने की कोशिश की और वो जंगल के एक हिस्से की तरफ भाग गया। उस तरफ काफी ज्यादा अंधेरा था। मैंने रॉबिन से कहा कि तुम इसको पकड़ के रखो, मैं दूसरे आदमी को पकड़ कर लाता हूं। मेरे हाथ में टॉर्च थी। मैंने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई थी और मैं उसी आदमी की तरफ भाग रहा था। अंधेरे में वो अचानक से कहां गायब हो गया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके भागने की आवाज और उसके चलने की आवाज उस वक्त रात में बहुत ही ज्यादा गूंज रही थी। वो जिस तरफ भाग रहा था, रात के अंधेरे में पेड़ की गिरी हुई पत्तियों पर उसके चलने की आवाज आ रही थी और मैं उसी आवाज का पीछा करते हुए अंधेरे में बढ़ा जा रहा था। मैं काफी देर तक उसका पीछा कर रहा था और वो आवाज लगातार मुझे आई जा रही थी। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं कितनी देर तक उसके पीछे भागा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता चल गया था कि मैं उस जगह से काफी ज्यादा अंदर आ चुका हूं। मैं शायद रास्ता भी भूल चुका था। वो जंगल अंदर से काफी ज्यादा बड़ा और भयानक दिख रहा था। शायद जंगल के उस हिस्से में मैं पहले कभी आया नहीं था। मैंने तभी उसको आवाज दी कि तुम अगर मुझे देख रहे हो तो अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मेरे बोलने पर भी उसने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अंधेरे में मैं अपनी टॉर्च से ही चारों तरफ देख रहा था और उस वक्त मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे फिर इस बात का यकीन हो गया कि वो आदमी अब वहां से भाग चुका है। मैं दोबारा अपने बेस की तरफ रास्ता ढूंढते हुए जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैं उस जगह पहुंच गया जहां से मुझे अपने बेस तक जाने का रास्ता मिल गया था। थोड़ी देर चलने के बाद मुझे दोबारा पत्तियों पर किसी के तेज भागने की आवाज आई। जिधर से वो आवाज आई मैंने तुरंत उस तरफ टॉर्च और अपनी गन पॉइंट की। मैंने देखा कि एक पेड़ के ऊपर कोई अजीब सी चीज बैठी हुई है। वो काले रंग की चीज थी। मैं उसको देख के हैरान हो गया। वो चीज काफी ज्यादा बड़ी थी। वो कोई इंसान था या जानवर मुझे नहीं पता। उसके शरीर से उसकी हड्डियां साफ साफ नजर आ रही थी। वो मुझको ही देख रहा था। उसके बड़े नुकीले पंजे में साफ साफ देख सकता था। वो धीरे धीरे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद के जा रहा था। मैं उसको देख के एकदम डर गया था और दोबारा अपने बेस की तरफ चिल्लाते हुए भागने लगा। मैं काफी ज्यादा डर गया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और वो आवाज मैं आज तक नहीं भूल सकता हूं। इस घटना को बताते वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। मैं अपने बेस की तरफ चिल्लाते हुए भाग रहा था। मैं अंधेरे में ही रॉबिन को आवाज दे रहा था कि वो आकर मुझे बचा ले। मैंने अपनी टॉर्च और अपनी बंदूक वहीं पर ही गिरा दी थी और बेस की तरफ भाग रहा था। मैं पीछे अंधेरे में मुड़ के देख रहा था। अंधेरे की तरफ मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे बस पत्तियों पे किसी के भागने की आवाज सुनाई दे रही थी और वो आवाज धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रही थी। तभी मैंने अपने पास रखी हुई दूसरी बंदूक को भी बाहर निकाल लिया और उसको अपने हाथ पे लेकर ही भागने लगा। मैं बिना देखे ही अंधेरे में पीछे की तरफ अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। फायरिंग करते वक्त बंदूक की गोलियां कहाँ जा रही थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जाके मैं एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया और वो भागने की आवाज भी शांत हो गई। मैं चुपचाप बैठा हुआ था। वो कौन सा क्रीचर था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अभी भी अपनी आंखों से देखी हुई चीज पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उस वक्त मेरे पास किसी से भी कांटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था। भागते वक्त मैंने अपना वॉकी टॉकी भी गिरा दिया था। भागने की वजह से मेरी सांस बहुत जोर से फूल रही थी। मैं चाह के भी वहां से नहीं हिल सकता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो क्रीचर आखिर कहां पर है। मैं कुछ देर तक वहीं पर ही बैठा हुआ था। तभी मुझे अंधेरे में दोबारा पत्तियों पर किसी के भागने की आवाज आई और इस बार वो आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई इंसान भाग रहा हो। तभी मुझे वो आदमी दिखा जो मुझसे अपने आप को छुड़ा के भाग रहा था। अंधेरे में वो उसी तरफ भाग रहा था जिस तरफ मैं जा रहा था।
मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं चिल्ला के उसको रोक भी नहीं पा रहा था। मैं उसकी तरफ बस गन पॉइंट किए हुए था। मेरे मन में था कि मैं उसके ऊपर गोली चला दूं, लेकिन हमें इस बात की ट्रेनिंग मिली है कि किसी के भी ऊपर गोली चलाने से पहले हमें एक बार उसको वार्निंग देनी चाहिए। लेकिन मैं चाह के भी अपने गले से आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। मैं इतना ज़्यादा डर चुका था। वो आदमी फिर अंधेरे में कहाँ गायब हो गया मुझे कुछ भी नहीं पता, और मैं वहीं पेड़ के पीछे ही चुपचाप बैठा हुआ था। करीबन 1.5 घंटे बाद मुझे ढेर सारे लोगों की चलने की आवाज़ें आने लगी और वो मेरी तरफ ही आ रहे थे। वो मेरी बेस के मेरे टीम मेंबर्स थे। वो मुझे ढूंढने आ रहे थे और उनके साथ रॉबिन भी था। वो अंधेरे में मेरा नाम चिल्लाते हुए आ रहे थे और तभी मैं पेड़ से बाहर आया। उन्होंने मुझे और मेरी हालत को देखा। तभी रॉबिन ने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ है और मुझे बेस तक पहुंचने में इतना टाइम क्यों लग गया। मैंने रॉबिन से बताया कि मैं उस आदमी को पकड़ नहीं पाया और वो भाग गया। मुझे तभी वो लोग तुरंत बेस पर लेके गए। बेस पर पहुंच के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि मुझे अब विश्वास हो रहा था कि अब मेरी जान बच गई है। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। मुझसे फिर मेरे सीनियर्स ने सारी चीज़ें पूछी और मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि कैसे वो आदमी भागा और मैंने कैसे उस क्रीचर को देखा। लोग मेरी बताई हुई इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। मैंने उनको बार बार बताने की कोशिश की कि मैंने एक ऐसे क्रीचर को देखा जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि शायद मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं है और मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, इसी वजह से शायद वो आदमी भी भाग गया है, और उन्होंने मेरी मेंटल कंडीशन को बेकार बताया। मैंने रॉबिन से भी बताने की कोशिश की कि मैंने जो कुछ भी देखा है वो सच है, पर रॉबिन भी कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि उस वक्त उसको अपनी नौकरी ज़्यादा प्यारी थी। मेरे साथ जो भी घटना घटी मैंने उस घटना को डिटेल में सबको बताया, पर मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। कुछ लोगों ने यह भी अफवाह फैला दी कि मैंने उस आदमी से पैसे लेके उसे भगा दिया है। मेरी बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, और उस दिन के बाद से मुझे करीबन 6 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। 6 महीने तक मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने खुद उस जॉब को रिजाइन कर दिया और फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस चालू किया। इस घटना के बारे में मैं सबको बताता रहता हूँ। कुछ लोग इस घटना पर विश्वास भी करते हैं और कुछ लोग इसको मेरा वहम बताते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि आप इस घटना को सच माने या मेरा वहम, लेकिन मेरे साथ ये जो घटना घटी वो एकदम सच थी। तो ये थी वेंडिगो को देखे जाने की दूसरी घटना। अब मैं आपको वेंडिगो को देखे जाने की एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ। इस तीसरी घटना को सुनने के बाद मैं आपको वेंडिगो को देखे जाने की एक रियल फुटेज भी दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो आइए सुनते हैं आज की तीसरी घटना। ये तीसरी घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये फैमिला नाम की एक लड़की के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको फैमिला के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम फैमिला है। वेंडिगो को देखे जाने की ये छोटी सी घटना मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं अपने दोस्त रॉक्सी के साथ रात में अक्सर ड्राइव पे निकला करती थी। मुझे और रॉक्सी को ड्राइव करना बहुत पसंद था। हमारी जब छुट्टी होती थी तो हम कुछ ड्रिंक्स लगा लेते थे, उसके बाद रात में हाईवे पर ड्राइव पर निकल जाते थे। हालांकि शराब पी के गाड़ी चलाना बहुत ही गलत बात है, लेकिन हम ये सब हमेशा अपनी लिमिट में करते थे। उस रात मौसम काफ़ी अच्छा था। उस वक्त कार में मैं और रॉक्सी थे। मैं साइड में बैठी हुई थी और रॉक्सी गाड़ी चला रही थी। रॉक्सी उतना ज़्यादा नशे में नहीं थी, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए रॉक्सी ने मुझे गाड़ी चलाने को भी नहीं दिया। हम चुपचाप अपनी गाड़ी चला रहे थे। उस वक्त रात के करीब 12 या 1 बज रहे थे। हाईवे पूरा सुनसान था। कुछ गाड़ियाँ भी निकल रही थी, लेकिन वो इतनी स्पीड में थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम साइड में ही गाड़ी चला रहे थे। म्यूज़िक भी काफ़ी तेज़ कार के अंदर बज रहा था, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ये घटना 2001 की है। जिस हाईवे से हम गुजर रहे थे, कुछ देर बाद उस हाईवे पे कुछ जंगल चालू हो जाता है। वो जंगल करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का होता है। उसके बाद हाईवे फिर से चालू हो जाता है। हम लोग उसी एरिया से निकल रहे थे। जब हम उस जंगल के अंदर एंटर किए तो हमने देखा कि एक पुलिस वैन भी चल रही है। रॉक्सी ने अपनी गाड़ी की स्पीड को और धीमे कर दिया, क्योंकि उस वक्त हमने शराब पी रखी थी, और अगर वो पुलिस वाले हमें पकड़ लेते तो शायद हमारी कंप्लेन कर देते या हमें ड्रंक एंड ड्राइव के केस में जेल में डाल देते। हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, इसलिए हमने अपनी गाड़ी की स्पीड को और धीमे कर दिया। वो पुलिस वाले आगे आगे चल रहे थे और उसके बाद वो हाईवे से सीधे निकल गए।
और हम जंगल में कुछ देर के लिए रुक गए। हम इंतजार कर रहे थे कि पुलिस वाले जब थोड़ा आगे निकल जाएं तो हम अपनी गाड़ी को दोबारा चलाएं। जंगल में हमें इंतजार करते हुए 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। रॉक्सी का सिगरेट पीने का मन कर रहा था, इसलिए वो कार से उतर गई। मैंने उसको कार से उतरने के लिए मना किया क्योंकि उस वक्त जंगल में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और वहाँ पर जंगली जानवर भी हो सकते थे। लेकिन रॉक्सी ने मेरी बात नहीं मानी। उसने बोला वो बस एक सिगरेट पी के दोबारा कार के अंदर आके बैठ जाएगी। मैंने भी कहा ठीक है और उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं भी कार से नीचे उतर गई। हमने अपनी कार की हेडलाइट ऑन करके रखी हुई थी और फिर हम दोनों कार की बोनट पर जाकर बैठ गए और सिगरेट पीते हुए बात करने लगे। हमें वहाँ पर बैठे हुए 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। उसके बाद मैंने रॉक्सी से चलने के लिए बोला। उसने कहा ठीक है। हम कार की बोनट से नीचे उतरे और जैसे ही हमने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, हमें जंगल की तरफ से किसी अजीब से जानवर के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी। उस आवाज़ को सुनते ही मैं और रॉक्सी बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम दोनों तुरंत कार के अंदर बैठ गए और फिर हमने जो चीज़ देखी, हम देख के हैरान हो गए। हमने देखा कि हमारी कार के सामने से एक अजीब सा जानवर हमारी तरफ भागते हुए चला आ रहा है। हमारी कार की लाइट्स उसके ऊपर पड़ रही थी। वो पहले तो बहुत छोटा था, लेकिन जब धीरे धीरे वो हमारी कार के पास आने लगा तो उसकी हाइट बढ़ने लगी। उसका मुंह अजीब से जानवर जैसा था, एक ऐसा जानवर जिसको मैं आपको ढंग से बता भी नहीं सकती। वो कोई हिरन था या कोई बंदर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा नशे में थी, इसलिए मुझे उसका चेहरा काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा था। रॉक्सी उसको देखकर चिल्लाने लगी और मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। वो हमारी तरफ भागते हुए आ रहा था। रॉक्सी ने बताया था कि उसके शरीर की हड्डियां उसको नजर आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो जानवर हमारी तरफ भागते हुए इतनी तेजी से आ रहा था कि कुछ देर के लिए हमको समझ में भी नहीं आया कि हम आखिर करें क्या। उसके बाद उसने हमारी गाड़ी के बोनट पर एक जोर का धक्का मारा, जिससे हमारी गाड़ी कुछ इंच पीछे चली गई। मैंने रॉक्सी से तुरंत गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोला और रॉक्सी ने वही किया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और खूब जोर से भगाया। हमारी गाड़ी के चलते ही वो क्रीचर हमारी गाड़ी से बहुत जोर से लड़ा और कुछ फीट दूर जाके गिरा। उसके बाद रॉक्सी ने गाड़ी को और तेजी में भगाया। मैंने रॉक्सी से बोला कि तुम गाड़ी को बिल्कुल भी मत रोकना। रॉक्सी गाड़ी लगातार चलाई रही थी और उस क्रीचर को मैं पीछे से देख रही थी। वो लगातार हमारी कार के पीछे भाग रहा था। पीछे की तरफ अंधेरा था, लेकिन कार की टेल लाइट की रोशनी उस क्रीचर के ऊपर साफ साफ पड़ रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही भयानक दिख रहा था। कुछ देर बाद मैंने रॉक्सी से कार को और तेज भगाने के लिए बोला और उसने कार को और तेज भगाया। वो क्रीचर हमारे पीछे ही भाग रहा था। हमारी कार जब स्पीड में आई तो वो क्रीचर की दूरी हमसे थोड़ी बढ़ने लगी। जब हम कार लेके और आगे चले गए तो वो क्रीचर अंधेरे में गायब हो गया। हम जब थोड़ा सा और आगे आए तो हमें उस क्रीचर की चिल्लाने की आवाज़ आई और वो चिल्लाने की आवाज़ पहले वाली आवाज़ से और भी ज़्यादा तेज थी। हमने उस क्रीचर को अपने जीवन में पहली बार देखा था। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो क्या चीज़ थी हमें समझ में नहीं आया, लेकिन जब हमने अपने दोस्तों को और बाकी लोगों को उस क्रीचर के बारे में बताया तो सबने बोला कि वो एक वेंडिगो था। हमारी किस्मत उस दिन अच्छी थी कि हम बच गए। मैं और रॉक्सी हमारे साथ घटी इस घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे और शायद वो क्रीचर अभी भी उस जंगल में ही हो। इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बताई हुई ये घटना एकदम सच है। तो दोस्तों, ये थी वेंडिगो को देखे जाने की 3 अजीब घटनाएं और आप मैं वेंडिगो को देखे जाने की एक रियल फुटेज भी दिखाने वाला हूं। तो ये थी 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा
और साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।